ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चों अभी हमने क्या किया था, जब भी हमने देखा था आयरन के बारे में, और अभी हम देख रहे थे कि आयरन का एक्सट्रैक्शन हम किस तरीके से करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है पहले, सबसे पहले आपको आयरन का ओर लेना पड़ेगा। मैंने इसके पहले के पार्ट में बताया है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हेमेटाइट से अचीव कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ आयरन मिलने के आपको चांसेस होते हैं, बराबर है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज ऑल्सो डन विद द 4 स्टेप। नंबर 1 स्टेप इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। फिर से आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना है। नंबर 2 रोस्टिंग, आपको यहाँ पे रोस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर 3 है आपका रोस्टिंग होने के बाद रिडक्शन, बराबर है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, चौथी स्टेप जो है रिडक्शन के बाद, वो है आपका रिफाइनिंग। तो इस प्रकार से आपको 4 स्टेप को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा ओर होता है, बेसिक जो हेमेटाइट ओर होता है जिससे हम एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Fe2O3, बराबर है। तो ये हेमेटाइट ओर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है बेटा, ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। पर ये जो हेमेटाइट ओर होता है उसके साथ कुछ इम्प्यूरिटीज भी साथ में रहती है, और वो इम्प्यूरिटीज कौन सी रहती है, तो उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम सिलिका भी बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहती है, या एल्यूमिना Al2O3 भी रहता है साथ में, और कुछ फॉस्फेट रहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह। ये एज अ इम्प्यूरिटी के तौर पर गैंग के फॉर्म में हेमेटाइट ओर के साथ प्रेजेंट रहते हैं। तो थोड़ी देखिए, अगर सिर्फ आयरन ऑक्साइड होता तो हम उसको डायरेक्टली रिड्यूस करके आयरन मिला लिए रहते, पर इसमें आयरन ऑक्साइड के साथ में कुछ इम्प्यूरिटीज होती है, इसलिए हमको ये पूरा मेटलर्जिकल ऑपरेशंस है पूरे करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, जो आप गैंग आपको जो दिखाई दे रही है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम, एल्यूमिना या फॉस्फेट, उसको आपको निकालने हैं। तो आप क्या करते हो, गैंग को अगर रिमूव करना है तो आप फ्लक्स यूज़ करते हो, सुटेबल फ्लक्स यूज़ करते हो। तो देखिए यहाँ पे जो गैंग है वो आपको दिखाई दे रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का गैंग है, बराबर है। अगर गैंग एसिडिक होता है, गैंग अगर एसिडिक नेचर का होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो फ्लक्स यूज करते हो, बिकॉज व्हेन फ्लक्स कंबाइन विद गैंग इट फॉर्म मोल्टन स्लैग। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो ये जो फ्लक्स रहेगा ये आपका क्या रहेगा बेटा, बेसिक नेचर का रहेगा। क्या रहेगा, बेसिक नेचर का। इसीलिए आप गैंग एसिडिक होने के कारण यहाँ पे जो आप फ्लक्स ले रहे हो वो कौन सा ले रहे हो, लाइमस्टोन। कौन सा ले रहे हो बेटा, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इज नथिंग बट दी लाइमस्टोन। तो यहाँ पे हमको एसिडिक गैंग को रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे जो फ्लक्स लेंगे वो हमारा लाइमस्टोन रहेगा, लाइमस्टोन, दैट इज नथिंग बट दी कैल्शियम कार्बोनेट। तो व्हेन फ्लक्स इज रिएक्ट विद गैंग इट फॉर्म अ मोल्टन स्लैग। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आयरन की जो इम्प्यूरिटीज है उसको रिमूव करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए जो आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसको हम करते हैं ब्लास्ट फर्नास नाम के एक फर्नास में। फर्नास यानी हम उसको मराठी में बोलते हैं झोत भट्टी, बराबर है, फर्नास। तो एक ब्लास्ट फर्नास होता है। इसका नाम ब्लास्ट फर्नास क्यों पड़ा पता है क्या, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली गर्म हवा का ब्लास्ट किया जाता है, बराबर है। ये जो 2 टायर्स दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, यहाँ से गर्म हवा का ब्लास्ट किया जाता है ब्लास्ट फर्नास के अंदर, जिससे टेम्परेचर क्या होता है, कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है, बराबर है। यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत जाता है बेटा, 2000 केल्विन के ऊपर भी चला जाता है कभी कभी टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली जब आप ब्लास्ट फर्नास को देखते हो तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही है ब्लास्ट फर्नास की। यहाँ पे 4 जोन बनते हैं, मैं आपको सब सेपरेटली बताऊंगा, पर आप यहाँ पे पहले फोकस कीजिए। ये ब्लास्ट फर्नास की डायग्राम है, आपके किताब में दिखाई हुई डायग्राम से थोड़ी सी हटके है। ये जो मैंने यहाँ पे कप एंड कोन अरेंजमेंट दिखाया है, तो यहाँ पे वो अलग मेथड से दिखाया उन्होंने, मैंने अपने मेथड से दिखाया है। तो यहाँ पे जो कप आपको दिखा रहे हैं, जिसको हम फीडर बोल रहे हैं, फीडर, इस फीडर में हम चार्ज क्या करते हैं, डालते हैं। अब ये चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है 12:5:3 रेशो में आयरन का और कोक एंड लाइमस्टोन, ये तीनों मिला के बनता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ आयरन और कोक एंड कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज नथिंग बट द लाइमस्टोन। इन तीनों से मिलता है चार्ज, और चार्ज में उनका परसेंटेज रेशो क्या होता है, 12% रेशो रहता है आयरन का और
5% रहता है, यानी 5 रेशो में रहता है कोक और 3:2 रेशो में रहता है लाइमस्टोन। इस प्रकार से चार्ज का रेशो रहता है 12:5:3। ये आपको याद रखना है। 12 पोर्शन में क्या रहता है आयरन और 5 में क्या रहता है कोक और 3 रेशो में क्या रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक रेशो लिया जाता है, आप उसको प्रोपोर्शन बोलते हो, एक प्रोपोर्शन में लिया जाता है और इस प्रोपोर्शन को आप क्या करते हो फीडर में ऐड करते हो। फिर यहाँ पे कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है, बराबर है, कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है। तो ये कप एंड कोन अरेंजमेंट क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्टली इसमें नहीं डालना है चार्ज, थोड़ा थोड़ा करके जने एक रिएक्शन कंटिन्यू चलनी चाहिए, बराबर है। एकदम से आप अगर इस फीडर में चार्ज पार्टिकल डाल दोगे तो एकदम से वो बॉटम के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कंबशन भी होना चाहिए, यहाँ पे रिडक्शन भी होना चाहिए, यहाँ पे आपको स्लैग भी फॉर्मेशन कराना है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कप एंड कोन अरेंजमेंट देना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो कप एंड कोन अरेंजमेंट से जो इंस्टॉलेशन ऑफ चार्ज होता है वो बहुत स्लोली होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चार्ज है उनको जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है रिडक्शन। अब वो रिडक्शन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जब इनको हीट करते हैं तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो फर्दर क्या करता है आपके आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है आयरन में। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए जो आयरन का एक्सट्रैक्शन है उसमें कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके दोनों मिलके आयरन ऑक्साइड का क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे दो रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फीडर में क्या किया, चार्ज को फिट किया, फिर आपने कप एंड कोन अरेंजमेंट से उसको स्मॉल इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब होता क्या है, जैसे जैसे आप उसको इंस्टॉल करोगे, सबसे मैं पहले आपको बता देता हूँ, पहले डायग्राम में जो लेबलिंग किया है ये कप एंड कोन अरेंजमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे एक वेस्ट गैस को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी गैस प्रोड्यूस होंगी उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक एग्जिट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो वॉल दी हुई है वो लाइनिंग ऑफ हार्ड फायर ब्रिक्स, यानी एक ऐसी ब्रिक्स की यानी ईंटों की एक संरचना होती है जिसमें अंदर का टेम्परेचर बाहर ना जाने पाए, ठीक है। उसके बाद एक लाइनिंग ऑफ हार्ड फायर ब्रिक्स होता है, उसमें स्टील प्लेट्स लगी हुई होती है जिससे टेम्परेचर को और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 टायर्स की अरेंजमेंट दिया हुआ है, जो टायर्स की अरेंजमेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि आप कंटिन्यूसली उसमें ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर कर पाओ, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर आपको दिखे कि कम हो रहा है फर्नेस का तो आप यहाँ पे ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर कर सको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट ऐसी दी है, 2 चेंबर में अरेंजमेंट दी है। एक इसमें आपको एग्जिट निकालते हुए दिखाया है स्लैग के लिए, यानी यहाँ से आपका स्लैग निकलेगा जो भी बनेगा आयरन का। और उसके बाद नीचे दिया हुआ है मोल्टन आयरन, क्योंकि मोल्टन आयरन स्लैग से कैसे होता है, हेवी होता है, तो वो नीचे बॉटम से निकलेगा, ठीक है। मोल्टन आयरन जो रहेगा, जिसको आप क्रूड आयरन भी बोल सकते हो, वो इस बॉटम से निकलेगा। अब ये मोल्टन आयरन में 4% क्या होता है, कार्बन होता है, 4% कार्बन। तो आप इसको क्या बोलते हो, पिग आयरन भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, पिग आयरन, बराबर है। हाँ, तो 4% कार्बन होता है, तो पिग आयरन हम इसको बोलते हैं मोल्टन आयरन में, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, आप अगर इसकी जो हाइट होती है पूरे रिवर्बेटरी फर्नास अपनी इसकी ब्लास्ट फर्नास की, वो लगभग होती है 25 मीटर। कितनी होती है बेटा, 25 मीटर। ये बहुत बड़ी हाइट हो गई, 25 मीटर हाइट होती है ब्लास्ट फर्नास की। और अगर उसकी चौड़ाई के बारे में बात करोगे तो ये 5 से लेकर 10 मीटर तक क्या होता है, चौड़ा होता है ब्लास्ट फर्नास, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, 4 जोन पड़ जाते हैं। जब ये रिएक्शंस होती है केमिकल रिएक्शन, तो ये 4 टप्पों में होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शंस, दैट ब्लास्ट फर्नास आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑफ चेंबर और 4 टाइप्स ऑफ जोन। तो ये 4 जोन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है जोन ऑफ कंबशन। क्या होता है बेटा, जोन ऑफ कंबशन। और वो जो जोन ऑफ कंबशन है वो लगभग 20 मीटर के बॉटम से लेकर 20 मीटर के हाइट तक होता है। तो जोन ऑफ जो कंबशन है, बॉटम से आप जब गिरोगे तो 20 मीटर के हाइट तक आप जब जाओगे फर्नास में तो आपको जोन ऑफ कंबशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, जोन ऑफ कंबशन मिलेगा। इसका मतलब है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंबशन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का एडिशन होगा, बराबर है। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, बराबर है, जोन ऑफ कंबशन में, ठीक है। नेक्स्ट आप जाओगे तो दूसरा हो जाएगा जोन ऑफ रिडक्शन। तो ये जो जोन ऑफ रिडक्शन है बेटा, वो 22 से लेकर 20 मीटर के हाइट में आपको मिलता है जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन जो होगा
वो बॉटम से जब आप ऊपर जाओगे तो 22 से लेकर 20 मीटर के रेंज में आपको जोन ऑफ रिडक्शन मिलेगा। तो देखो पहला आपका था जोन ऑफ कंबशन, जिसमें कार्बन के साथ रिएक्शन हुई थी, ऑक्सीजन की कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, इसको आपने क्या बोला था, जोन ऑफ कंबशन, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट है जोन ऑफ कंबशन के बाद जोन ऑफ रिडक्शन, दूसरा था आपका जोन ऑफ रिडक्शन। तीसरा है आपका जोन ऑफ फ्यूजन। अब देखिए जोन ऑफ फ्यूजन, ये जोन ऑफ फ्यूजन कहाँ है, 15 मीटर के हाइट पे दिख रहा है आपको, 15 मीटर के हाइट पे आपको जोन ऑफ फ्यूजन दिख रहा है। तो ये जो जोन ऑफ फ्यूजन है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, देखिए इसके पहले मैं आपको बताता हूँ जोन ऑफ रिडक्शन में क्या हो रहा था, आयरन ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना था उसके साथ रिएक्शन हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा आयरन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है बेटा, क्योंकि आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कौन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कहाँ पे, जोन ऑफ रिडक्शन में। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है और आयरन यहाँ पे फ्री हो रहा है, बराबर है। उसके बाद एक फिर से चौथा जोन है जो 20 मीटर के हाइट पे मिलता है, एग्जैक्टली 20 मीटर के हाइट पे मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। अब ये स्लैग कब बनेगा, मैंने आपको बताया था जब लाइमस्टोन की रिएक्शन होगी गैंग से, मींस एसिडिक गैंग से। यहाँ पे लाइमस्टोन कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब एसिडिक गैंग से रिएक्ट होगा तो आपको मोल्टन स्लैग मिलेगा, तो हम उसको बोलते हैं स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। जो स्लैग फॉर्मेशन होगा वो 20 मीटर के हाइट तक होगा, बराबर है। तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में रिएक्शन क्या होंगी, लाइमस्टोन की रिएक्शन होंगी। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, पहले आप उसको हीट करोगे तो वो पहले कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। बाद में ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, गैंग के साथ रिएक्ट होगा। यहाँ पे दिखाया मैंने, अगर आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड गैंग है उसके साथ अगर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट होता है तो कैल्शियम सिलिकेट नाम का क्या बनेगा, स्लैग बनेगा। अगर आपका कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड से न रिएक्ट होते हुए एल्यूमिना से रिएक्ट होता है या कैल्शियम एल्यूमिनेट से रिएक्ट होता है तो आपको एल्यूमिना से रिएक्ट होता है तो आपको कैल्शियम एल्यूमिनेट मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकलते हुए दिखेगा। इसका मतलब है यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, स्लैग मिल रहा है। पर दो तरीके से वो डिपेंड करता है कि आपके इसमें गैंग इसमें फर्नेस में कौन सा गैंग तैयार हो रहा है, ब्लास्ट फर्नेस में, उसके आधार पर कैल्शियम ऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट होगा। तो इसको बोलेंगे हम जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। तो ऐसे 4 जोन है बेटा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला जोन मैंने आपको बताया था जोन ऑफ कंबशन, दूसरा जोन मैंने आपको बताया था जोन ऑफ रिडक्शन, तीसरा जोन मैंने आपको बताया था जोन ऑफ फ्यूजन। अब जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होता है कि जोन ऑफ फ्यूजन ये 15 मीटर के हाइट तक रहता है। बॉटम से जब आप 15 मीटर के हाइट पे जाते हो तो 15 मीटर पे आपको मिलता है जोन ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन में होता क्या है, जनरली जो इसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती है जैसे फॉस्फेट के फॉर्म में या मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में उसकी रिएक्शन होती है, वो रिड्यूस होके मैग्नीज और फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ फ्यूजन। तो इस तरीके से टोटल 4 डिवीजन में यानी 4 इसमें हिस्से में क्या होते हैं, एक जोन बन जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, और वो चारों जोन में 4 अलग अलग टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है। इन ऑल ये जब सब रिएक्शंस होती है तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे जब आपको दिखेगा कि जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन होगा और उसके पहले जब जोन ऑफ कंबशन होता है उसमें जो एंथैल्पी निकलता है यानी हीट एनर्जी निकलती है, वो रिएक्शन देखिए यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और यहाँ पे 220 किलो जूल एनर्जी निकलती है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी निकलती है, इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर लगभग 2000 केल्विन तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। और इन सब टेम्परेचर पे, क्योंकि जब आप बॉटम से ऊपर जाओगे टेम्परेचर वेरी हो रहा है, नीचे यहाँ पे आओगे आप एग्जैक्ट टायर के थोड़ा सा ऊपर तो आपको 2000 केल्विन तक टेम्परेचर गया हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है वो जोन ऑफ कंबशन है और जोन ऑफ कंबशन में यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा निकल रही है। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, कार्बन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और इसमें हीट इवॉल्व होती है और यहाँ का टेम्परेचर 2000 केल्विन के आसपास चला जाता है। तो जोन ऑफ कंबशन में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है, ये आपको याद रखना है, 2000 केल्विन तक रहता है, ऐसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि जो मोल्टन फॉर्म में आयरन मिलेगा उसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन रहेगा वो लगभग 4% ऑफ कार्बन रहेगा। क्या रहेगा?
4% ऑफ कार्बन रहेगा, उससे ज़्यादा कार्बन उसमें नहीं रहेगा। तो मोल्टन आयरन में जिसमें 4% कार्बन रहता है हम उसको पिग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग आयरन। दैट इज नथिंग बट दी पिग आयरन और कास्ट आयरन, या उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कास्ट आयरन। तो पिग आयरन को हम क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? क्रूड फॉर्म में क्या करोगे? आयरन को मिला लोगे फ्रॉम इट्स हेमेटाइट ओर। तो दिस इज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस विच आई हैव टू एक्सप्लेन यू। इन दिस वे हमने क्या किया? हेमेटाइट से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया है, बराबर है। अब यहाँ पे जो आपको आयरन मिला है उसको हम फिर क्या करेंगे? रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा रिफाइन करके उसको क्या करेंगे? उसकी प्यूरिटी को मिलाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करते हैं फ्रॉम इट्स हेमेटाइट ओर। इज इट क्लियर? समझा आपको? आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे ब्लास्ट फर्नास में 4 जोन तैयार होंगे। नंबर 1 जोन ऑफ कंबशन, नंबर 2 जोन ऑफ रिडक्शन, नंबर 3 जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन और नंबर 4 जोन ऑफ फ्यूजन, बराबर है। तो ये 4 टाइप्स के जोन है, 4 अलग अलग केमिकल रिएक्शंस उसमें होंगी, है ना। जितनी भी इंफॉर्मेशन देना है इसमें मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे जो आपने फ्लक्स यूज़ किया है वो ध्यान में रखना, वो बेसिक फ्लक्स है। लाइमस्टोन हमारा बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो गैंग होने वाली है तैयार वो क्या है? एसिडिक गैंग है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट दी एसिडिक गैंग प्रोड्यूस करता है, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं, बराबर है। तो ये नॉन मेटल में ही आता है सिलिकॉन, क्योंकि वो मेटलाइट्स है, तो वो एसिडिक गैंग बनाएगा। और एसिडिक गैंग की रिएक्शन जब बेसिक फ्लक्स से होंगी तो आपको मोल्टन स्लैग मिलेगा, बराबर है बेटा। और ये मोल्टन स्लैग क्या होता है? थोड़ा सा हल्का होता है, यानी लेस डेंस होता है देन मोल्टन आयरन, तो उसके ऊपर वो तरेगा, बराबर। तो वो आप ऊपर के इसमें से एग्जिस्ट में से उसको बाहर निकालोगे और नीचे से मोल्टन आयरन को आप एक्सट्रैक्ट करोगे। तो इन दिस वे वी हैव टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर। इज इट क्लियर? समझा? अब आपकी किताब में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट दिया हुआ है। तो एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन आपने 10वीं में भी वैसे आपके किताब में आपने पढ़ा होगा, हाउ टू एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। और मैंने आपको बताया था एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप बेयर्स मेथड भी यूज़ कर सकते हो, बराबर है। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, बेयर्स प्रोसेस भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप और एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हॉल्स प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हो। तो आप उसमें रिफाइनिंग में बेयर्स प्रोसेस या हॉल प्रोसेस निकाल के आप उसका रिफाइनिंग कर सकते हो। तो और बाद में जब आप एल्युमिना को क्या करोगे? प्योर फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे? इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, बराबर है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्युमिना फ्रॉम हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस से करोगे। और उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। तो रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम आप हुप्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से करोगे। कौन से? हुप्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से। इस तरीके से आप एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम भी करोगे, ठीक है। और एल्युमिनियम को आप बॉक्साइट से मिलाते हो। बॉक्साइट का क्या फॉर्मूला है? Al2O3 टॉइस H2O, बराबर है। तो ये आपका क्या है? बॉक्साइट। आप एल्युमिनियम को इससे एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन उसके बॉक्साइड ओर से करेंगे। एल्युमिनियम के जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो आपको दिए गए हैं, डायस्पोर जिसका फार्मूला है Al2O3.H2O, या कोरेंडम Al2O3, या क्रायोलाइट। आपके लिए ध्यान में रखना है, क्रायोलाइट का फार्मूला पेपर में पूछते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय क्रायोलाइट? Na3AlF6, Na3AlF6, that is nothing but the cryolite. It is the important ore of aluminium, ठीक है। क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट ये इंपॉर्टेंट ओर है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्रायोलाइट इंपॉर्टेंट ओर है एल्यूमिनियम का। पर आप एक्सट्रैक्शन करते हो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट से। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में आपको 2 चीज़ें याद रखना है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? हॉल्स एंड हेराल्ड प्रोसेस, बराबर है। और जब आप रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम करोगे तो आप उसको हुप्स प्रोसेस से यूज़ करोगे, है ना। हुप्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से रिफाइनिंग करोगे। तो इस तरीके से आप एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करोगे। बाद में आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर दिया हुआ है। हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ। आप इसको पढ़ के भी याद कर सकते हैं। तो चौथा स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर
फ्रॉम कॉपर पायराइट, यानी कॉपर पायराइट से, यानी Cu2S, बराबर है। कॉपर ग्लांस आप उसको बोलते हो, या कॉपर पायराइट, CuFeS2 कॉपर पायराइट्स, और चाल्कोपायराइट्स ऐसे आप बोल सकते हो। कॉपर ग्लांस का फार्मूला Cu2S है, CuS है, Cu2S। उसके बाद इंपॉर्टेंट और है क्यूपराइट और रूबी कॉपर, ये भी कॉपर का एक इंपॉर्टेंट और है, Cu2O क्यूपरस ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, या मेलाचाइट या एजुराइट, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है कॉपर के, आपकी किताब में दिए हैं स्टेट बोर्ड के, बहुत अच्छे से डिटेल में दिए हुए, आपको उसको पढ़ना है। और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में एक बेसमराइजेशन नाम का एक क्या होता है, एक कन्वर्टर होता है, बेसमर कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, उसमें बेसमराइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें आप देख सकते हो कि कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में जो रहता है उसका ऑक्सीजन के साथ कंबशन होके क्या बनता है, क्यूपरस ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब है यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, आपको जो मैंने अभी 2 एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताया उससे आपको आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड ऑक्सीडेशन जब होता है तो आप उसको क्या कर रहे हो, या ऑक्साइड के कन्वर्ट कर रहे हो, नहीं सल्फाइड को आप रोस्ट कर रहे हो, बराबर है, तो रोस्टिंग वहाँ पे होगा, ठीक है। तो बेसमराइजेशन रिएक्शन में रोस्टिंग होता है जनरली, और रोस्टिंग में आपको क्यूपरस ऑक्साइड मिलता है, और बाद में फिर वो क्यूपरस ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके आप प्योर कॉपर मिला लेते हो। तो यहाँ पे भी आप रिफाइनिंग प्रोसेस करते हो और 99.99% तक आप प्योर कॉपर मिला सकते हो। ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ आपका कॉपर। तो यहाँ पे आपका जो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट नाम का चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बेटा एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये चैप्टर्स अभी के सिलेबस में से एक्सकिप कर दिया गया है। अभी 12वीं की किताब में ये चैप्टर्स नहीं है। आने वाले किताब में 12वीं के जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन नाम का कोई भी चैप्टर नहीं है। वो एक तो 11वीं में जो नई किताब आई है उसमें दिया गया है। इसका मतलब है अभी ये चैप्टर का वेटेज कम हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है MST CET और नीट में जो भी है 11+12 का सिलेबस पूछा जाता है। आपको पता है नीट में 80% आप बोल सकते हैं, 80 नहीं 55% आपका 12 का सिलेबस रहता है, तो 45% आपका 11th का सिलेबस रहता है। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MST CET में भी 12th का 80% और 11th का 20% सिलेबस रहता है। तो यहाँ पे भी 12th में ये चैप्टर होने के कारण आपको इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, ध्यान में रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही है। अगर ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से करोगे बेटा प्रिपेयर्ड, तो आपको इसमें इस चैप्टर के ऊपर MST CET में 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे, और नीट में 110% आई एम श्योर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो 4 मार्क का रहेगा, बराबर है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम आपने 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको जस्ट रीड करना है। और कॉपर में बेसमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में अगर आपने उतना भी याद रख लिया तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि हमारा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम अगला चैप्टर देखेंगे। इट्स ओके।